Okay, students, let us start our conversation on different types of sensors. We are studying our course of mechatronics, and in that, from the last few lectures, we are discussing the different types of sensors. We started with a sensors which detect something, that is proximity sensors or some displacement sensor, and further we moved to velocity, motion, force or pressure sensors. So in the last lecture we discussed about the Hall effect sensors and a tacho-generator. हमने लास्ट लेक्चर में टैको-जनरेटर और हॉल इफेक्ट सेंसर के बारे में पढ़ा था. नाउ वेलोसिटी या फिर मोशन सेंसर्स में हम आज के लेक्चर में और एक सेंसर के बारे में पढ़ेंगे, एंड द सेंसर इज पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर्स. आइए पहले समझ लेते हैं कि पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. अब हमें फिजिक्स का पायरो इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रिंसिपल मालूम है कि कोई भी क्रिस्टल मटेरियल अगर है और उस क्रिस्टल मटेरियल के अंदर से हीट अगर फ्लो होगा तो उस हीट के वजह से चार्ज जनरेट होगा, राइट. और हमें मालूम है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो ऑब्वियसली चार्ज जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, जो फाइनली हमें चार्ज जनरेट करके देगा. किसमें? क्रिस्टल मटेरियल में, राइट. अच्छा भाई, ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं. मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल मटेरियल के अंदर अगर हीट फ्लो होता है तो पोलराइजेशन क्रिएट होता है, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड हीट को जनरेट करती है, हीट चार्ज को जनरेट करता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं. अब जब ये कूल होगा तब पोलराइजेशन रिटेन हो जाएगा. अच्छा भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, हमने क्या कहा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेशन की वजह से चार्ज जनरेट होगा और चार्ज जनरेशन की वजह से पोलराइजेशन होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी देन सीधी सी बात है कि ये जो पोलराइजेशन होगा वो कम हो जाएगा. और हम एक्चुअली पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर्स में जो रिड्यूस्ड पोलराइजेशन है, मतलब कि जो पोलराइजेशन कम हो रहा है उसे ही मेजर करते हैं, राइट. तो बहुत एक ही सेंटेंस में अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई क्रिस्टल मटेरियल है तो क्रिस्टल मटेरियल के अंदर अगर हीट जनरेटर होती है तो हीट जनरेशन की वजह से पोलराइजेशन होगा. और अगर पोलराइजेशन के अंदर अगर ये पोलराइजेशन कम होता है, मतलब कि हीट अगर कम होती है तो पोलराइजेशन रिड्यूस होगा. हम ये जो रिडक्शन इन पोलराइजेशन है यही मेजर करेंगे और यही वर्किंग प्रिंसिपल है किसी भी पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर का, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, है ना. अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास कोई एक क्रिस्टल मटेरियल है तो उस क्रिस्टल मटेरियल के अंदर उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, राइट. जैसे ही उसके अंदर हीट फ्लो होगा सभी जो क्रिस्टल्स हैं वो पोलराइज होंगे. पोलराइज मतलब कि सभी के सभी एक लाइन में आ जाएंगे. नाउ हमने क्या कहा कि अगर हीट फ्लो होती है तो सभी क्रिस्टल्स एक लाइन में आ जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, राइट. हम पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर में हमेशा हीट कंटिन्यूस क्रिएट करेंगे, और जहां हीट कम हुई तो ये जो कम होने वाला हीट है वो पोलराइजेशन कम करेगा. हम इस कम हुए पोलराइजेशन को ही मेजर करेंगे, राइट. तो आइए समझते हैं कि एक्चुअली पोलराइजेशन को हम टेक्निकल टर्म्स में कैसे समझ सकते हैं. हम कह सकते हैं कि दीज सेंसर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पायरो इलेक्ट्रिसिटी. और पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहता है कि एक क्रिस्टल मटेरियल सच एज lithium tantalite generates charge
A crystal material generates charge in response to heat flow. In presence of an electric field, when such a crystal material heats up, its electric dipoles line up as shown in the figure. हमने फिगर में देखा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट करते हैं तो हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने के बाद ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एक लाइन में आ जाएंगे, राइट. सो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन. ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम पोलराइजेशन कहेंगे. ओके. ऑन कूलिंग, जब वो कूल होगा तब भी पोलराइजेशन उसकी मेंटेन रहेगी. मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स हैं ये एक लाइन में आने के बाद जब हम उसे ठंडा भी कर देंगे, हमारा जो क्रिस्टल मटेरियल है उसे अगर हम ठंडा भी कर देते हैं तो भी उसका पोलराइजेशन मेंटेन रहेगा. लेकिन अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये पोलराइजेशन कम होगा, राइट. So in absence of electric field, this polarized material is subjected to infrared radiation. That is, its polarization will reduce. और ये जो phenomena है, this phenomena is measure of detection of movement of an object. इसी principle को हम किसी object के motion को detect करने के लिए use करते हैं. अच्छा भाई, तो अब एक फिगर के हिसाब से समझ लेते हैं कि एक्चुअली पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर्स वर्क कैसे करते हैं. अब अगर हम फिगर में देख पा रहे हो तो वी हैव अ पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल. एक हमारे पास पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है. इस पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम थिक एलिमेंट से दोनों तरफ, ये बीच वाला पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, और उसको हम दोनों तरफ से कुछ पोलराइज्ड मटेरियल से कोट कर देंगे. तो ये जो फेंट ब्लू कलर है, दिस इज अ पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर, और उसको हम दोनों तरफ से कोट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए पोलराइज्ड मटेरियल, राइट. अब अगर हम हीट फ्लो करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर हीट जनरेट होगा, और अगर उसके अंदर पहले से ही पोलराइज्ड है तो हीट तो अब चेंज होगी, राइट ना. मतलब कि अगर उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक लाइन में आए हैं तो सिंस हम अलग हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो डाइपोल्स हैं वो अब एक लाइन में नहीं रुकेंगे और वो मूव होंगे. इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि उनका पोलराइजेशन रिड्यूस होगा, और इस रिड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से चार्ज के अंदर इम्बैलेंस प्रोड्यूस होगा, राइट. और ये जो इम्बैलेंस है इसको बैलेंस करने के लिए, ये जो इम्बैलेंस चार्ज के अंदर है, ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और इसे बैलेंस करने के लिए हम कुछ सर्किट एम्प्लॉय करेंगे, और ये जो सर्किट है ये उन्हें चार्ज सप्लाई करेगा, राइट. और जितना अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई होगी उसे हम कैलिब्रेट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, राइट. सो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ ए पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर्स. क्या कहा हमने कि अगर कोई क्रिस्टल क्लियर मटेरियल है, उस क्रिस्टल क्लियर मटेरियल को हम अगर पोलराइज्ड मटेरियल के साथ कोट कर देते हैं और अगर हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई की वजह से पोलराइजेशन ब्रेक होगा, मतलब कि पोलराइजेशन रिड्यूस होगा. रिड्यूस पोलराइजेशन की वजह से इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इम्बैलेंस प्रोड्यूस होगा, और उसे बैलेंस करने के लिए हमें एक्सटर्नली चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा. उसके लिए हम कुछ सर्किट एम्प्लॉय कर देंगे, और जितना चार्ज हम सप्लाई करेंगे उसे कैलिब्रेट कर देंगे किसी मटेरियल के डिटेक्शन के लिए. तो ये होता है किसी भी पायरो इलेक्ट्रिक का वर्किंग प्रिंसिपल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट इन टेक्निकल टर्म्स. So we can say that pyroelectric sensor comprises of a thick element of polarized material coated with thin film electrodes on opposite faces as shown in the figure. है ना, thin electrode, और उन इलेक्ट्रोड्स के आजू बाजू में अपोजिट फेसेस में हमने पोलराइज्ड मटेरियल से कोट कर दिया. अच्छा भाई, इनिशियली द इलेक्ट्रोड्स आर इन इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम विद द पोलराइज्ड मटेरियल, राइट.
सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स और पोलराइज्ड मटेरियल्स ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, राइट। ऑन इंसिडेंट ऑफ इंफ्रारेड, अगर उनके ऊपर हम इंफ्रारेड डालते हैं तो द मटेरियल हीट्स अप एंड रिड्यूसेस इट्स पोलराइजेशन, जैसे ही हीट होगा उसका पोलराइजेशन कम होगा, और इस रिड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से दिस लीड्स टू चार्ज इम्बैलेंस एट द इंटरफेस ऑफ द क्रिस्टल एंड इलेक्ट्रोड्स, जहाँ पे दोनों का जॉइनिंग है, उन दोनों का जहाँ इंटरफेस है उस इंटरफेस के ऊपर चार्ज का इम्बैलेंस क्रिएट होगा। और इसे बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस दिस डिसइक्विलिब्रियम, मेजरमेंट सर्किट सप्लाइज द चार्ज विच इज calibrated against the detection of an object or its movement. Okay, so my dear students, let us move forward and study the applications of pyroelectric sensors. So dear students, the pyroelectric sensors are used in intrusion detectors, in optothermal detectors, pollution detectors, position sensors, solar cell studies and engine dialysis. So these were the applications of pyroelectric sensors. Okay dear students, अब हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और अब बात करते हैं स्ट्रेन गेज एज अ फोर्स सेंसर की। रिमेंबर, हमने स्ट्रेन गेज पहले कुछ लेक्चर पहले पढ़ा था। हमने स्ट्रेन गेज को एक लीनियर डायमेंशन मेजरमेंट करने के लिए या फिर लीनियर चेंजेस डिटेक्ट करने के लिए पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि एक स्ट्रेन गेज जो रेजिस्टेंस के चेंज के ऊपर वर्क करता है उसे हम एक व्हीटस्टोन रेजिस्टेंस ब्रिज के हेल्प से कितना स्ट्रेन जनरेट हो रहा है वो मेजर करने के लिए हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था, राइट। एक्चुअली हमने क्या मेजर किया था वहाँ पे? हमने मेजर किया था change in resistance, right, and that change in resistance was calibrated for the change in linear dimension. Now dear students, आगे बढ़ते हैं और हम स्टडी करेंगे उसी स्ट्रेन गेज को, लेकिन इस बार हम उस स्ट्रेन गेज को एज अ फोर्स सेंसर यूज करके पढ़ेंगे, राइट। सो बात करते हैं स्ट्रेन गेज की। स्ट्रेन गेज based sensors work on the principle of change in electrical resistance। अब ये तो हमें मालूम है कि वो change in resistance को डिटेक्ट करता है। When a mechanical element subjects to a tension or a compression, the electric resistance of the material changes. This is used to measure the force acted upon the element। जैसे कि हमने कहा कि कोई भी मैकेनिकल एलिमेंट के ऊपर अगर टेंसाइल या फिर कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट होता है तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होगा, और ये जो भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा इसी को हम मेजर करेंगे फॉर डिटेक्टिंग फोर्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी strain gauge when it will be utilized for measuring a force, right? So we can say it is nothing but a strain gauge as a force sensor. Now हमें ये तो मालूम है कि स्ट्रेन गेज के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज करेगा। अब ये जो फोर्स है या तो टेंसाइल हो या फिर कॉम्प्रेसिव हो। अगर कोई टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव नेचर का फोर्स किसी मैकेनिकल एलिमेंट के ऊपर एक्ट करता है तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होता है, और ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होगा इस चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम मेजर करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है ये
बताने के लिए। और ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि इसका जो प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल इसी बात को यूटिलाइज करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट करता है तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होगा, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम कैलिब्रेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ए व्हीटस्टोन रेजिस्टेंस ब्रिज, और फाइनली हम उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स मेजर करेंगे, राइट। तो आप फिगर में देख सकते हो, द फिगर शोज ए लोड सेल, एक लोड सेल, फिगर में एक लोड सेल, दिस सिलेंड्रिकल सेल इज अ लोड सेल, और उस लोड सेल के ऊपर स्ट्रेन गेजेस माउंट कर दिए हैं हमने, स्ट्रेन गेजेस, ये जो स्ट्रेन गेजेस, और स्ट्रेन गेज के ऊपर अगर लोड एक्ट होता है तो उस लोड के वजह से इस सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर है इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होगा, और उस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम R1, R2, R3 और R4 जो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट यूज़ करेंगे उससे हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और जो अननोन होगा वो अननोन रेजिस्टेंस हम कैलिब्रेट कर लेंगे जो हमें फोर्स के बारे में बताएगा, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। The figure shows a strain gauge load cell. It comprises of a cylindrical tube to which strain gauges are attached. A load is applied on the top collar of the cylinder, which compresses the strain gauge element, which changes its electrical resistance, right? जब उसके ऊपर लोड एक्ट होगा तो उसके वजह से स्ट्रेन गेज भी कॉम्प्रेस होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, राइट। और इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को ही तो हमें मेजर करना है। जनरली स्ट्रेन गेजेस आर यूज्ड टू मेजर फोर्सेस अप टू 10 मेगा न्यूटन, 10 मेगा न्यूटन तक का फोर्स मेजर करने के लिए हम इन स्ट्रेन गेजेस को यूज़ कर सकते हैं। द नॉन लिनियरिटी एंड repeatability errors of this transducer are plus or minus 0.05% and plus minus 0.02% respectively। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई स्ट्रेन गेज एज अ फोर्स सेंसर के बारे में डिस्कशन। तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि एक पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर्स जो कि पोलराइजेशन का प्रिंसिपल यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो जो सेंसर है वो है पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। हमारे पास और एक सेंसर है, और उस सेंसर को हमने पढ़ा कि एक स्ट्रेन गेज को हम एज अ फोर्स सेंसर कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि स्ट्रेन गेजेस को हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज इन लेंथ, मतलब कि एक्चुअल स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसी स्ट्रेन गेज को हम फोर्स मेजरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, बस हम उसको दोनों भी फिजिकल पैरामीटर्स मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन, जिसके अंदर हमें ये तो मालूम है कि स्ट्रेन कुछ नहीं तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन है, राइट। तो हम उस प्रिंसिपल को यूज़ करके स्ट्रेन मेजर करेंगे, और वो प्रिंसिपल क्या था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होता है तो इलेक्ट्रिकल उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कैलिब्रेट कर लें तो हमें स्ट्रेन मेजरमेंट कर सकते हैं। और सेम प्रिंसिपल यूज़ करके हम स्ट्रेस भी मेजर कर रहे हैं। स्ट्रेस कैसे मेजर कर रहे हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर अगर हम स्ट्रेन गेज लगाते हैं, स्ट्रेन गेज हमें मालूम है स्ट्रेन गेज ये वाइंडिंग होती है। कैसी वाइंडिंग होती है हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि स्ट्रेन गेज कुछ नहीं तो एक
पैटर्न होता है, वाइंडिंग होती है, और जो वाइंडिंग होती है वो रेजिस्टिव फॉइल की होती है, राइट। रेजिस्टिव फॉइल किस चीज़ का बनाता है? एक कॉन्स्टेंटन अलॉय, हमने पीछे डिस्कस किया था। कॉन्स्टेंटन अलॉय मतलब कि कॉपर और निकल का अलॉय है, जिसके अंदर कॉपर 55% और निकल 45% है। और इस जो ये पैटर्न है, ये जो फॉइल है, इस फॉइल को हम जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट का हमें फोर्स मेजर करना होगा उसके ऊपर हम माउंट कर देंगे, स्टिक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ इस फिगर में ये स्ट्रेन गेज है जिसके ऊपर फॉइल्स हैं कॉइल्ड रेजिस्टेंस के, और इन्हें हम, ये जो हमारा एलिमेंट है, अगर इस एलिमेंट के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स हमें मेजर करना है तो उस एलिमेंट के साथ हम स्टिक कर देंगे। और फाइनली जब उस एलिमेंट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेगा तो उस फोर्स की वजह से ये जो हमारा स्ट्रेन गेज है, स्ट्रेन गेज का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होगा, एंड फाइनली वी विल मेजर द चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विच विल बी फर्दर कैलिब्रेटेड टू मेजर लोड एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. So my dear students, up till now we have covered most of our part for sensors and transducers, और आने वाले लेक्चर में हम कुछ और टाइप के सेंसर्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि फ्लूइड मेजर करने के लिए कौन कौन से सेंसर्स हैं, जैसे कि टैक्टाइल सेंसर्स, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, लिक्विड flow sensors, orifice sensors, turbine meter, etc., etc. So my dear students, we will stop here and we'll continue in the coming lectures. So till then, thank you and have a good day.